नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है छलावे की। छलावा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अपने छल से इंसानों को बेवकूफ़ बना सकती है, बहुत ही आसानी से। ये इन शक्तियों की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जो कि बहुत आसानी से किसी और का भी रूप धारण कर सकती है। और तो और छलावा एक ऐसी शक्ति होती है जो कि अगर आपके सामने आ जाए और अपने रूप में अपना कर्तव्य दिखाने लगे तो आप चाहकर भी ना तो भगवान को याद कर पाएंगे और ना ही भगवान का नाम ले पाएंगे। तो चलिए आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी है एक शादीशुदा नए जोड़े की, जिनका नाम था अमित और अमृता। इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार था। ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज के वक्त से जानते थे और कॉलेज के वक्त से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते थे। इन दोनों ने अपने अपने घरों पर अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद बात की और दोनों के घर वाले मान गए। दोनों के घर के राजी खुशी से दोनों की शादी करवा दी गई। लेकिन अमित की जॉब ऐसी जगह पर लगी जो कि उसके घर वालों से काफ़ी दूर थी। मतलब उसे अपने जॉब के लिए अपना शहर बदलना पड़ा। ये शहर दोनों के लिए पूरी तरह से नया था और नया होने के वजह से ये दोनों ना तो यहाँ पर किसी और को जानते थे और ना ही इस जगह के बारे में कुछ भी जानते थे। अमित को सिर्फ अपने घर से ऑफिस तक का ही रास्ता कुछ दिनों तक पता था, जिससे वो आया जाया करता था। अमृता अभी तक हाउसवाइफ ही थी। उसका ये प्लान था कि अगर हो सका तो वो कुछ दिनों में अपनी जॉब करेगी, लेकिन उसे ये ज़रूरत अभी तक नहीं लग रही थी। वो एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी और तो और उसे पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगा करता था। इसलिए वो घर पे अपना ज़्यादातर वक्त घर को सजाने संवारने, अपने पति के मनपसंद का खाना बनाने और बाकी का जो भी समय बचता था वो सारा समय वो भगवान का ध्यान करने में और पूजा पाठ करने में बिताया करती थी। उसने घर पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा मंदिर भी बिठा रखा था, जिसमें कि उसने अपने सारे भगवानों की स्थापना कर दी थी। उसके इष्ट देव थे बजरंगबली। ऐसे तो कहा जाता है कि स्त्रियों को बजरंगबली की भक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही उसका एक अलग सा खिंचाव था बजरंगबली के तरफ। वो बचपन से ही बजरंगबली की ही सेवा सबसे ज़्यादा मन से करती चली आई थी और हनुमान चालीसा तो उसे ज़बानी याद था। वो नींद में भी हनुमान चालीसा में बिना कोई गलती किए पढ़ सकती थी। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों स्वभाव से बहुत ही दयालु और लोगों की मदद करने वाले लोग थे। यहाँ घर पर अमृता अगर उसके घर के बाहर कोई भी भिखारी या मांगने वाला अगर आता तो वो कभी भी उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया करती थी। और यही चीज़ अमित के अंदर भी थी। अमित भी अपने हिसाब से जिन लोगों की जैसी भी मदद कर पाता, चाहे उन्हें भोजन देना हो, पैसे देने हो या फिर किसी तरह की कोई शारीरिक मदद करनी हो, अमित उन चीज़ों से कभी पीछे नहीं हटा करता था। उन दोनों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी थी, इसीलिए शायद एक दूसरे को वो दोनों इतना पसंद भी करते थे। अमित जब ऑफिस आया जाया करता था
तो शुरू में कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल ही चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने देखा उसके ऑफिस के बाहर एक बूढ़ा भिखारी हमेशा बैठा रहता था और वो लोगों से भीख मांगता था, मदद की उम्मीद करता था, लेकिन कोई भी उसके तरफ ध्यान नहीं देता था। हाँ, कभी कभार पूरा दिन बैठने के बाद बेचारे को 5-10 रुपए मिल जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में 5-10 रुपए से किसको क्या मिलता है। ये चीज़ देखने के बाद अमित को ये चीज़ बहुत बुरी लगने लगी। अमित ने ये तय किया कि वो आज से उन भिखारी बूढ़े बाबा को खाना खिलाया करेगा। ज़्यादा नहीं, एक वक्त का खाना तो खिला ही सकता है। इसलिए अमित अपने टिफ़िन से रोज़ उन्हें 2 रोटियां निकाल कर नियम से देने लगा। शुरू में तो उन भिखारी बाबा को भी यही लगा कि कोई ऐसा है जो मेरी मदद कर रहा है और मुझे ये चीज़ें खाना, जिसके लिए मैं यहाँ पूरे दिन तड़पता रहता हूँ, वो दे रहा है। उन्होंने अमित को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन धीरे धीरे वो बूढ़े बाबा को खाने के साथ साथ कुछ मीठे प्यार के बोल भी बोल दिया करता था, जिससे उन बाबा को अमित से काफ़ी अपनापन सा महसूस होने लगा। वो अब अमित का हमेशा वहाँ पर बैठकर इंतज़ार किया करते थे, क्योंकि अमित के मीठे बोल भी उनका आधा पेट तो ऐसे ही भर देते थे। उसके अलावा अमित जो इतने प्यार से उनके लिए खाना लाया करता था, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बाकी छोटी मोटी और भी जो भी उनकी ज़रूरतें होती, कभी वो उन्हें चादर दे दिया करता, कभी पैरों में चप्पल नहीं होते तो चप्पल दे दिया करता। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते 6 महीने लगभग बीत चुके थे और बाबा वहीं पर बैठकर अमित का इंतज़ार करते थे। और अब बारिश का मौसम आ चुका था। बाबा वहीं एक पेड़ के नीचे तो होते, लेकिन जब तेज बारिश आती तो उस बारिश में बाबा भीगते, जिसके वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी। अमित ने उनके लिए एक रेनकोट और एक छाता भी दे दिया। बाबा की तबीयत खराब होने पर अमित खुद उनको डॉक्टर के पास ले जाकर उनका इलाज करवाकर उन्हें लेकर आया। ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में कोई किसी भिखारी के लिए करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बाबा ने भी उसे दिल खोल कर भर भर कर दुआएं दी। अमित की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था और अमित अपने काम में भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, या फिर परफेक्ट से कहीं ज़्यादा ऊपर था। एक बार ऐसे ही अमित के पास एक नया प्रोजेक्ट आया, जिस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना था और उसमें परफॉर्मेंस भी बेस्ट देनी थी, जिसके वजह से अमित का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अमित कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटता था, इसलिए अमित ने भी उस काम को लेने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया और जो डेडलाइन दी गई थी, उस डेडलाइन में उस काम को पूरा करने के लिए अमित को बहुत अच्छे से पता था कि उसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अमित उसके लिए अब अक्सर कई दिनों तक लेट ऑफिस में रुककर काम करने लगा, लेकिन अब वो काम पूरा करने के लिए सिर्फ एक दिन ही बचा था। मतलब आज का आखिरी दिन था, जिस दिन उसे ये काम हर हाल में पूरा करके कल के कल सुबह प्रेजेंटेशन देनी थी। और अमित का एक जो एम्प्लॉय था, जो उसके अंडर काम करता था, जूनियर, उसकी तबीयत खराब होने के वजह से अमित पर अचानक बहुत सारा लोड पड़ गया। अमित को ये बात समझ में आ गई थी कि आज उसे शायद बहुत रात तक रुककर ये काम ख़त्म करना पड़ेगा। वो अपने एम्प्लॉयज़ को इन चीज़ों का ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया करता था। वो उनसे सीधा और साफ लफ्ज़ों में कहा करता था, तुम में से जो भी रुक कर यहाँ खुद से मेरी मदद करना चाहता है, वो रुक जाए, और जिसे लगता है
उसे नहीं रुकना, उसका ऑफिस का टाइम ओवर हो चुका है, वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। उसमें से 2 एम्प्लॉय जो कि वहाँ पर बैचलर्स ही रहते थे, वो अमित की मदद करने के लिए रुक गए, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा रात तक नहीं रुक पाए और उन्होंने भी अमित को यही कहा कि सर, अब रात काफ़ी हो चुकी है, तो आप अपने घर चले जाइए। कल अगर आपको लगता है तो हम सब ऑफिस खुलने से पहले सुबह सुबह आकर जो भी बचा हुआ काम है वो ख़त्म कर देंगे। अमित ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं अब बाकी का काम मैनेज कर लूँगा। वैसे भी जहाँ तक मुझे देख के समझ में आ रहा है, ज़्यादा कुछ करने को रहा नहीं है, 1-2 घंटे में मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा और मैं चला जाऊँगा। उन लड़कों ने भी सर को बाय कहते हुए कहा, सर बाय, अपना ख्याल रखिए और जितनी जल्दी हो सके घर चले जाइए। फिर लड़कों ने ये तो बता दिया कि जितनी जल्दी हो सके घर चले जाइए, लेकिन क्यों चले जाइए, इसका जवाब उन लड़कों ने नहीं दिया। अमित भी काम करने में इस तरह से मगन हो गया कि 2 घंटे के 4 घंटे कब निकल गए अमित को पता भी नहीं चला। लास्ट में जब वॉचमैन सब कुछ बंद करने के लिए ऊपर चेक करने को आया तो उसने कहा, अरे सर, आप अभी तक यहीं पर रुके हुए हैं, बहुत रात हो चुकी है, रात के 1:30 बज चुके हैं, अब आपको आपके घर जाना चाहिए। तब अमित को ख्याल आया कि हाँ, सच में रात काफ़ी हो चुकी है और वहाँ से उसका घर करीब करीब आधे घंटे की दूरी पर था, तो उसे घर जल्दी जाना था। अमित ने तुरंत सारा काम वैसे भी ख़त्म कर ही लिया था, जो भी फाइल जैसे अरेंज करनी थी उसने किया और वहाँ से निकलते हुए वॉचमैन को बोलते हुए निकला कि काका, आप ये गेट वगैरह सब कुछ ढंग से लगा देना, चेक कर लेना, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी ये प्रेजेंटेशन का एक लास्ट है, तो वो मैं सुबह 1 घंटे पहले आकर के ख़त्म कर लूँगा। वॉचमैन काका ने कहा, जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ से कोई भी चीज़ इधर से उधर बिल्कुल नहीं होगी, आप निश्चिंत होकर अब घर जाइए। अमित भी अपने गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए निकल गया। वो जा ही रहा था कि थोड़ी दूर आगे चलने पर एक बहुत ही सुनसान रास्ता पड़ता था। उस रास्ते पर रात को आना जाना लोगों के लिए मना था, लेकिन अमित को नया होने के वजह से ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। अमित ने अचानक से देखा एक लड़की वहाँ पर खड़ी है और उसके आसपास 3-4 लोग हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। अमित वैसे भी हमेशा हर किसी की मदद करता था और इतनी रात में ऐसे सुनसान सड़क पर अगर कोई लड़की ऐसे अकेली खड़ी हो तो अमित उसे छोड़कर ऐसे में कैसे जा सकता था। अमित ने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी और रोककर वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, वो सारे लड़के उसे देखकर वहाँ से भाग गए। वो लड़की रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। अमित उसके पास गया और उससे पूछने लगा, आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? फिर उस लड़की ने वैसे ही आंसू भरी आंखों से अमित की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं अभी तो ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप यहाँ पर इस वक्त आ गए और सही समय पर आपने मुझे बचा लिया। अमित ने कहा, अरे अरे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आपको कहीं जाना है तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, वैसे भी आप इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रही हैं? फिर उस लड़की ने बताया, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ और मैं एक अनाथालय में ही रहती थी, लेकिन वहाँ पर ये सारे लोग मुझसे वैश्यावृत्ति का काम करवाना चाहते थे, जिसके वजह से मैं वहाँ से बचकर बहुत मुश्किल से निकलकर यहाँ तक आई, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गए और अगर आप आने में शायद थोड़ी देर करते तो ये लोग मुझे अपने साथ उठाकर फिर से उसी दलदल में लेकर चले जाते। अमित को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगा। अमित ने कहा,
आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपका रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है तो मैं आपको अभी के अभी ले चलकर पुलिस स्टेशन में छोड़ता हूँ। आप वहाँ पर इन चीज़ों की रिपोर्ट भी करवाइए और वो लोग ही आपको किसी न किसी अच्छी संस्था में रखवा देंगे, जिससे आपके ऊपर ऐसी दोबारा कोई मुसीबत नहीं आएगी। लड़की ने वैसे ही अमित का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जब वो उसकी गाड़ी में आगे बैठ रही थी, अमित ने मना कर दिया। अमित ने कहा, आप एक काम कीजिए ना, आप प्लीज़ पीछे बैठ जाइए। लड़की को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि अमित ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना सोचने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो पीछे जाकर बैठ गई। अमित ने यही सोच कर किया था कि रात काफ़ी हो चुकी थी और वो लड़की पहले से ही इतनी बुरी चीज़ों से गुजर चुकी है। अगर गलती से भी गाड़ी चलाते वक्त या गियर बदलते वक्त अगर उस लड़की का कोई भी अंग टच हो जाए तो कहीं वो उसे भी गलत ना समझ ले। और अमित ने उसे पुलिस स्टेशन के बाहर ले जाकर छोड़ा। फिर उससे ये भी पूछा कि अगर आपको मेरी भी ज़रूरत है तो मैं भी आपके साथ अंदर चलता हूँ। लड़की ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और अमित को साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि आपने अभी तक जितना मेरे लिए किया है उतना ही काफ़ी है। फिर अमित वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। इन सारे चक्करों में रात के अब करीब करीब 2:30 बज चुके थे। यहाँ उसकी पत्नी अमृता बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अमित का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। शायद उसका फ़ोन ऑफ हो चुका था। इस वजह से अमृता को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि अमित अभी तक क्यों नहीं आया। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, अमृता भागकर दरवाजे पर पहुंची और उसने दरवाज़ा खोला। सामने अमित को देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने अमित को छू छू कर देखना शुरू किया कि अमित ठीक तो है, उसे कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, वो इतना लेट कैसे हो गया। फिर अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे स्वीटहार्ट, इतनी चिंता क्यों कर रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम आज थोड़ा ज़्यादा था, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। मैंने इस बार ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया था जिसके वजह से मुझे काफ़ी काम का प्रेशर आ गया था। और तो और आज के दिन उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई, जो मेरा एम्प्लॉय था, जो इस काम में सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प कर रहा था। उसके वजह से अचानक से इतना बर्डन आया, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूं कि शायद मैं आज लेट हो जाऊंगा। और तो और जब मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक लड़की को देखा जिसको कि ऐसे ऐसे लड़के परेशान कर रहे थे। फिर मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर छोड़ कर आया और उसे वहाँ छोड़कर आते आते मुझे इतना टाइम हो गया। ये बात सुनते ही अमृता ने तुरंत कहा, अरे वो लड़की ठीक तो है ना, और आप उसे वैसे बाहर क्यों छोड़ के आ गए? आपको तो अंदर जाना चाहिए था, उसके साथ मिलकर आपको रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। आप ही तो थे ना जिसने देखा आपके आते ही वो लड़के वहाँ से भाग गए। अमित ने कहा, अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैंने उससे 2-3 बार ये बात पूछी, उसने मुझे मना किया, इसलिए मैं लेट हो चुका था, मैं घर आ गया। फिर अमृता ने भी कहा, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आपने खाना खाया है क्या? अमित ने कहा, हाँ थोड़ा बहुत स्नैक्स मैंने खाया था, लेकिन अब तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है। तुम फटाफट खाना गर्म करके लगा दो, मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ। अमृता किचन में जाकर खाना गर्म करने लगी और अमित हाथ मुंह धोने के लिए अपने बाथरूम में चला गया। जब वो अपने हाथ मुंह धो रहा था तो पता नहीं क्यों उसे बार बार उसी लड़की की वैसे ही रोने और सिसकने की आवाज़ें आ रही थी। फिर उसे ऐसा लगा कि शायद उसने ऐसा हादसा आज ज़िंदगी में पहली बार देखा है, इसलिए उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है। उसने यही सोचकर उस हादसे को भूलते हुए हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर जाकर बैठ गया। वो जब खाना खाने लगा
तो अमृता भी अभी तक उसके लिए भूखी बैठी हुई थी। दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया और जाकर सो गए। अगले दिन सुबह अमित अपने काम के लिए 1 घंटे पहले ही ऑफिस पहुंच गया और वहां पर जैसा कि वो रोज उन बूढ़े बाबा को खाना दिया करता था, वो आज भी उन बूढ़े बाबा के लिए खाना लेकर वहाँ पर पहुँच गया था। लेकिन वो बाबा अपनी जगह पर आज नहीं थे और अमित को ये लगा कि शायद वो 1 घंटे पहले आ गया है, इसलिए बाबा अभी यहाँ पर नहीं है। अमित ये सोचकर ऊपर फटाफट चला गया अपना काम ख़त्म करने के लिए और प्रेजेंटेशन से पहले वो फिर से खाना लेकर नीचे आया। जब वो आया तो वो बूढ़े बाबा वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन आज वो पता नहीं क्यों बहुत डरे हुए से थे। उन्होंने अमित से कोई बात नहीं की और उन्होंने अमित के हाथ से खाना ले लिया। अमित खाना देने के बाद अपने प्रेजेंटेशन की जल्दी में था, इसलिए बिना कोई बात किए ऊपर की तरफ चला गया। अमित ने अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से ख़त्म किया और आज समय पर वो ऑफिस से निकलने लगा। जब वो ऑफिस से निकल ही रहा था कि वो बाबा वहीं पर आज बैठकर अमित का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अमित को हाथ देकर अपनी तरफ बुलाया। जब अमित ने बाबा को उस वक्त वहाँ पर बैठा हुआ देखा तो अमित को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उस वक्त तक बाबा अपने घर चले जाया करते थे। फिर बाबा ने अजीब से तरीके से अमित से कहा, उस रास्ते से जाना छोड़ दे तू बेटा, उस रास्ते से मत जाया कर। अमित को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अमित ने पूछा, बाबा आप कौन से रास्ते की बात कर रहे हो और मैं कौन से रास्ते से जाना छोड़ दूँ, क्या हो गया है? बाबा ने कहा, बस उस रास्ते से जाना छोड़ दे अगर अपनी भलाई चाहता है तो। फिर थोड़ी देर बाद अमित अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो मुश्किल से 2 मिनट ही आगे बढ़ा होगा, उसे वही कल रात वाली लड़की सड़क के किनारे खड़ी दिखी। जब वो लड़की उसे वहाँ पर खड़ी दिखी तो अमित ने तुरंत गाड़ी रोक दी और उससे उसका हाल चाल पूछने लगा। उस लड़की ने बताया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने पुलिस कंप्लेन भी कर दी है और उन लोगों ने एक संस्था में मेरे रहने का इंतज़ाम करवा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए ही आई थी। फिर अमित ने कहा, अरे इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं, और वैसे भी आप कल मुझे बहुत बार धन्यवाद बोल चुकी हैं, ये तो मेरा फ़र्ज था और जो भी हो, मैं नहीं आता तो कोई और आ जाता आपकी मदद करने के लिए। भगवान जब किसी की मदद करना चाहते हैं तो किसी न किसी को हमेशा उसकी मदद के लिए उस जगह पर भेज ही देते हैं। ये बात सुनकर वो लड़की थोड़ा सकपका गई और उसने अमित को बाय कहते हुए वहाँ से तुरंत मुड़कर वो जाने लगी। अमित ने भी उसे रोककर उससे बात करने की कोशिश नहीं की। वो अपने घर की तरफ बढ़ चला और अमित जब घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को आज की भी बात बताई, लेकिन वो ये बात बताना भूल गया कि बाबा आज रुककर उसका इंतज़ार कर रहे थे और उसे उस रास्ते से आने जाने के लिए मना कर रहे थे। और फिर अमित और अमृता दोनों रोज की तरह एक साथ खाने पे बैठे, काफ़ी सारी बातें की, खाना खाकर सो गए। दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ अभी तक ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अमित को अब बार बार वो लड़की कहीं ना कहीं मिल जाया करती थी और धीरे धीरे वो अमित से दोस्ती करने की कोशिश करने लगी। उसने अमित को 1-2 बार कॉफ़ी पर भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन अमित हर बार कुछ न कुछ बहाना करके मना कर दिया करता था। अब अमित को ये बात अपनी पत्नी को बतानी थी, लेकिन वो ये सोचकर अपनी पत्नी को ये बातें अब नहीं बता रहा था कि शायद उसकी पत्नी को ये सब सुनकर दुख लगेगा। लेकिन कुछ दिन और ऐसे ही बीतने के बाद अमित धीरे धीरे उस लड़की को समझाने के लिए ही उसके साथ एक बार कॉफ़ी पर गया और अमित ने
उस लड़की को सारी बातें समझा दी और ये भी बताया कि वो अपनी पत्नी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए अगर उस लड़की के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो ये अमित के लिए नामुमकिन है। ये सुनकर वो लड़की उस वक्त काफ़ी गुस्सा हुई और वहाँ से चेयर गिराती हुई उठकर चली गई। ये बर्ताव अमित को काफ़ी अजीब सा लगा, लेकिन अमित ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अमित अपने घर की तरफ चला गया। आज से अमित को बार बार उस लड़की का एहसास होने लगा था। अमित को समझ में नहीं आ रहा था, रह रहकर वो लड़की उसे उसके घर में दिखाई दे रही थी, लेकिन अमित ने अभी भी ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी और अमित इस चीज़ को खुद से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो किसी भी हालत में अपनी पत्नी को दुख नहीं देना चाहता था। अगला दिन मंगलवार का दिन था और उनके पड़ोस में एक लोगों ने बजरंगबली का सुंदरकांड का पाठ रखवाया था। पत्नी को भी वहाँ से न्योता मिला था। अमृता ने ये बात अमित को बताई और कहा कि देखिए, कल आप आएंगे ना घर पे, तो हो सकता है मैं आपको घर पे ना मिलूं, क्योंकि मुझे भी बुलाया गया है और बगल में बजरंगबली का पाठ है और आपको तो पता है यहाँ हम लोग किसी को जानते नहीं हैं, तो यही भजन कीर्तन के बहाने अगर कुछ लोगों से जान पहचान हो जाए। अमित ने भी बड़े प्यार से कहा, अरे ऐसी चीज़ों में तुम कब से मुझसे पूछने लगी, बिल्कुल जाओ। फिर अमृता ने कहा, आप चिंता बिल्कुल मत करना, मैं खाना बनाकर रख कर जाऊँगी, आप आकर बस गर्म करके खा लेना। अमित ने भी उतने ही प्यार से जवाब दिया, अरे पगली, आज तक क्या मैंने तेरे बिना खाना खाया है जो कल खा लूँगा? तू जब भी आएगी मैं इंतज़ार करूँगा और हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। ये बात सुनकर अमृता मुस्कुराने लगी। वो दोनों सोने के लिए चले गए। अमित को अभी भी बार बार रह रहकर आंखें बंद करने पर उसी लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। अमित को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अमित इन सारी बातों को साइड करते हुए सोने की कोशिश करने लगा और उसे नींद भी आ गई। अगले दिन सुबह रोज़ की तरह वो ऑफिस चला गया। ऑफिस से आते वक्त उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल चल रहा था कि अरे यार, अभी तो घर जाऊंगा तो अकेले ही बैठना पड़ेगा, अमृता तो होगी नहीं घर पे। आज उसे वो लड़की भी कहीं आसपास दिखाई नहीं दी, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो अमृता घर पर ही थी। ये चीज़ देखकर उसे खुशी तो काफ़ी हुई, लेकिन उसने तुरंत पूछा, अरे क्या बात है, आज मेरी मैडम घर पे ही कैसे रुकी हुई हैं? आप तो आपके बजरंगबली के पाठ में जाने वाली थी ना? अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आपसे बड़े मेरे लिए बजरंगबली थोड़ी हैं जो मैं उनके पाठ में चली जाऊं आपको छोड़कर। ये बात सुनकर अमित को थोड़ा सा अजीब लगा। अमित ये बात अच्छे से जानता था कि अमृता के लिए उसके सब कुछ सबसे पहले बजरंगबली ही हैं, तो उनका पाठ छोड़कर अमृता आज घर पर रुक गई, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ये सोचा कि शायद अमृता इसलिए रुक गई होगी, नई जगह है, नया शहर है, लोग नए हैं, क्या पता उन सारे लोगों के बीच में ये जाना नहीं चाहती हो। और अमृता ने रोज़ की तरह खाना गरम करना शुरू किया। उसने खाना गरम करके टेबल पर लगा दिया और अमित भी हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए टेबल पर आकर बैठ गया। लेकिन आज अमित को पता नहीं क्यों बार बार घर में एक अजीब तरह की दुर्गंध सी महसूस हो रही थी, जबकि उसके घर में हमेशा हर वक्त धूप और अगरबत्ती की खुशबू आती रहती है। एक अलग सा ही माहौल बना रहता था। आज अमित को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी
कि ऐसी दुर्गंध उसके घर में कैसे आ सकती है। उसने खाना शुरू करने से पहले अमृता से पूछा, अरे ये घर में कैसी अजीब सी बदबू आ रही है यार, आज तुमने तुम्हारा पूजा पाठ नहीं किया है क्या? अमृता ने कहा, क्या तब से पूजा पाठ लगाया हुआ है यार, मुझे भूख लगी है, चलो ना साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अमित को ये बात अब हद से ज़्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि अमृता ने आज तक अमित से कभी भी ऊंचे आवाज़ में बात नहीं की थी। अमित को ये बात बिल्कुल अच्छे से पता थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमृता अमित के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती है। अमित को अब ये बातें काफ़ी खटक रही थी और परेशान कर रही थी। अमित ने कहा, सुनो ना, अभी मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे भूख लगी है, तुम एक काम करो, तुम खाना खा लो, मैं नीचे जाता हूँ, थोड़ा सोसाइटी में वॉक करके आता हूँ, फिर अगर उसके बाद मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूँगा। अमृता ने कहा, अब नीचे कहाँ जाना है तुमको? अभी बोला खाना लगाओ, खाना खाना है, अब अचानक से बोल रहे हो खाना नहीं खाना है। ये क्या हो क्या गया है तुमको? तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? अमृता धीरे धीरे अमित के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और गुस्सा कर रही थी, जो कि अमृता का स्वभाव नहीं था। अमित को ये बात बहुत ज़्यादा अब परेशान कर रही थी। अमित ने अमृता से ज़्यादा कुछ बहस ना करते हुए चुपचाप नीचे जाकर टहलना उस वक्त सही समझा, और वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे से बाहर आया, उसे वो दुर्गंध आना बंद हो गई। अमित अपने सोसाइटी में नीचे वॉक कर रहा था। उसने अचानक देखा मेन गेट से अमृता उसके तरफ मुस्कुराती हुई चलती हुई आ रही है। अमित ने जब अमृता को देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ गया और उसने कहा, अरे यार, मैंने तुमको बोला ना तुम खाना खा लो, अब तुम सामने के गेट से कहाँ से आ रही हो? मैं तो अभी तुम्हें ऊपर छोड़ कर आया हूँ। अमृता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मैं तो आपको बता कर गई थी ना कि मैं बजरंगबली के पाठ में जाने वाली हूँ, तो मैं लेट हो जाऊँगी। अब क्या आप कुछ भी पूछ रहे हो मेरे बताने के बाद भी? फिर अमित को ये बात काफ़ी अजीब लगी और अमित को अब एहसास होने लगा कि उसे ये बात अपनी पत्नी को बता देनी चाहिए कि उसके साथ इतने दिनों से क्या हो रहा है। फिर अमित ने पूरी बात दूसरे दिन से लेकर अभी तक की अमृता को बता दी, और जैसे ही ये सारी बातें अमृता ने सुनी, अमृता को ये बात समझते देर नहीं लगी कि या तो वो लड़की कुछ कर रही है या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो उस लड़की के रूप में उसके पति के पीछे पड़ चुकी है। और उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसके पास उसके बजरंगबली हैं जो हर हाल में उसकी और उसके पति की रक्षा करेंगे। उसने कहा, एक काम कीजिए, चलिए हम अभी तुरंत ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन है क्या है, पता तो चले। अमित अब ऊपर जाने से भी घबरा रहा था, लेकिन अमृता उसे हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर गई। जब वो अमृता के साथ अपने घर के अंदर पहुंचा तो वहाँ पर वो अमृता तब तक टेबल पर ही बैठी हुई थी और घर से वो बदबू भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने दरवाज़ा खोला, तुरंत वो एक परछाई, एक धुएं की तरह उनके सामने से, उनके आँखों से ओझल हो गई। अब ये बात अमृता को पूरी तरह से समझ में आ गई थी कि कोई ना कोई बुरी शक्ति तो है वो। अब अमृता को ये जानना था कि वो क्या और कैसी बुरी शक्ति है जो उसके पति के पीछे लग चुकी है, क्योंकि अगर ऐसी कोई शक्ति है तो समय रहते उसका उपाय कर देना ज़्यादा बेहतर होगा। फिर अचानक अमित को ये बात भी याद आ गई कि उसे एक दिन वो बाबा जिन्हें वो खाना खिलाता है, वो उस रास्ते से आने जाने से उसे मना कर रहे थे। फिर अमित ने ये बात भी अपनी पत्नी को बता दी।
और अमृता ने कहा, ठीक है, एक काम कीजिए, अब अभी इतनी रात में तो जाना ठीक नहीं रहेगा, कल सुबह आपके साथ ऑफिस मैं भी चलती हूँ और वो बाबा से हम मिलकर पूछते हैं कि वो आपको किस रास्ते से जाने से मना कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। शायद हो सकता है उन्हें कुछ पता हो और वो हमारी कुछ मदद कर सकें। ये सोचकर दोनों साथ में खाना खाकर सोने के लिए चले गए। लेकिन अमृता ने आज अपने पति को कहा, आप सो जाइए, मैं जाकर एक बार फिर से पाठ करके आती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी है अगर उसका कुछ भी असर हमारे घर में होगा तो फिर वो दूर हो जाएगा। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत ही शुभ दिन था। मंगलवार का दिन होने की वजह से अमृता ने बजरंग बली के लिए अपने घर के मंदिर में एक चमेली के तेल का दीपक लगाया और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। उसे पाठ करने में जितना वक्त लगा उतने देर तक अमित उसका इंतज़ार ही कर रहा था। वो पाठ खत्म करके गई, फिर अमित और वो दोनों सो गए। आज की रात उनकी बहुत अच्छे से और नॉर्मल तरीके से बीत चुकी थी। अगली सुबह वो अपने पति के साथ उसके ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और दोनों पति पत्नी उसके ऑफिस के लिए निकल गए। जब ऑफिस के पास अमित और उसकी पत्नी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा काफ़ी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। जब वहाँ पे उन सारे लोगों की भीड़ देखी तो अमित अपनी गाड़ी से उतरकर भीड़ की तरफ बढ़ गया, ये देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ है। और अमित ने जब भीड़ को हटाकर देखा तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हीं बूढ़े बाबा की लाश पड़ी हुई थी। उनकी लाश ऐसी बुरी हालत में थी जिनको देखकर ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनकी ऐसी हालत किसने की होगी और क्यों की होगी। फिर थोड़ी देर तक अमित वहीं पर बुत बना हुआ बाबा को देख ही रहा था। तब तक अमृता भी गाड़ी से उतरकर अमित के पास आई और जब वो वहाँ आई उसने सामने ऐसी लाश देखी तो उसने अमित से पूछा, अमित, ये क्या वही बाबा हैं जिनसे हम मिलने के लिए आए थे? अमित की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। अमित ने थोड़ी भरी हुई आवाज़ में अपनी पत्नी से कहा, हाँ, ये वही बाबा हैं। ये बात सुनकर अमृता को भी अब समझते देर नहीं लगी थी कि जो भी शक्ति अमित के पीछे लगी है वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, वो बहुत ही बुरी आत्मा है जो कि शायद अब अमित के मदद करने वालों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी बुरी शक्ति हो, वो हमेशा भगवान के शक्ति के आगे हार ही जाती है और अमृता को तो कोई भी चाह कर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि 24 घंटे उसकी मदद करने के लिए उसके बजरंग बली उसके साथ रहते थे। अमृता के गले में बजरंग बली का लॉकेट था, हाथों में बजरंग बली का रक्षा सूत्र था। तो ऐसे में कोई भी बुरी शक्ति चाह कर भी अमृता के आसपास तो भटक नहीं सकती थी। और वैसे भी वो एक ऐसी पत्नी थी जो अपने पति का साथ किसी भी हालत में छोड़ने वालों में से नहीं थी। अब अमृता को पता था उसे एक ऐसी शक्ति का सामना करना है जो कि शायद बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो अमित को लेकर आज घर वापस चली गई। अमित ने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं और अमित ने अपने ऑफिस में फ़ोन करके बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं आ पाएगा। अमित को भी किसी ने कुछ भी नहीं बोला और अब अमृता ने फैसला किया कि अमृता आज उसे उसी बाबा के पास लेकर जाएगी कल जो सुंदरकांड का पाठ करवाने के लिए पड़ोसी के घर में आए थे। पड़ोसियों के घर में जाकर अमृता ने उन बाबा का एड्रेस लिया
और वहाँ पर अमित को अपने साथ लेकर जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो अमित को अपने साथ लेकर जा रही थी, अमित की तबीयत अब बिगड़ने लगी और काफ़ी बिगड़ने लगी। अमित अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा, जैसे कि वो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन अमृता ने हार नहीं मानी थी। अमित की अब ऐसी हालत नहीं रह गई थी कि अमित गाड़ी चला सके। अमृता ने अमित को बोलकर गाड़ी एक तरफ लगवा दी और उसने जैसे तैसे ऑटो करके अमित को अपने साथ लेकर जाने लगी। अमृता ने जिस तरीके से अमित को पकड़ रखा था, शायद अगर उसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का भी अगर असर था तो वो शक्ति अपना ज़्यादा खेल नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि अमृता के पास इतनी सारी बजरंगबली की चीज़ें। दूसरा, अमृता लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जा रही थी और जैसे तैसे 1.5 घंटे बाद वो उस बाबा के मंदिर के सामने पहुंच चुकी थी। वो बजरंगबली का एक बहुत पुराना और बहुत सुंदर मंदिर था। जैसे ही वो वहाँ पर अपने पति को लेकर उतरी, उसके पति की हरकतें अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो किसी भी हालत में अमृता से खींच कर ले जाते नहीं बन रहा था। अमृता जब अपने पति को मंदिर की तरफ खींच कर ले जा रही थी, तब तक अचानक ऊपर से पंडित जी उतर रहे थे। जब उन्होंने अमृता को वहाँ मंदिर के सामने देखा, वो अमृता को तुरंत देखते ही पहचान गए, क्योंकि कल अमृता ने जिस तरीके से सबके सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, पंडित जी भी उसकी इस पाठ करने के तरीके से मुग्ध हो गए थे। इसलिए पंडित जी के खास नज़र में अमृता आ चुकी थी। पंडित जी ने कहा, बेटा किसे खींचने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे साथ तो कोई है ही नहीं। अमृता ने भी पलटकर देखा तो अमृता के पास सच में वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब अमृता को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो अभी तक तो अपने पति को खींच कर ला रही थी, तो उसके पति गए तो गए कहाँ? और थोड़ी दूर पर आगे जाकर वो ऑटो जिससे वो आई थी वो बंद पड़ गया था। क्यों पता नहीं, शायद ये बजरंगबली की ही कृपा थी कि उसके पति को जो चीज़ उससे दूर करना चाहती थी वो कर नहीं पाई। जब अमृता भागती हुई वापस उस ऑटो के पास पहुंची तो उसने देखा उस ऑटो में उसका पति बेहोश पड़ा हुआ है। अमृता उसे देखकर रोने लगी, लेकिन फिर पंडित जी पीछे से तब तक आ ही रहे थे। उन्होंने अमृता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी तू तो बजरंगबली की इतनी बड़ी भक्त है, तेरा विश्वास कैसे डगमगा सकता है? तू चिंता मत कर, बजरंगबली तेरे साथ हैं। इसलिए आज जो ये छल तेरे साथ हो रहा था वो पूरा नहीं हो पाया। शायद तेरे पति की मृत्यु हो जाती अभी तक, लेकिन तेरा बजरंगबली पे ये विश्वास ही है जिसने तेरे पति को यहाँ तक पहुँचा दिया और वो अब बच जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। फिर पंडित जी की मदद से अमृता अपने पति को मंदिर में लेकर गई और पंडित जी ने जो भी क्रियाविधि करनी चाहिए वो सारी क्रियाविधि की। उसके बाद पंडित जी ने जब देखा कि अमित को अब धीरे धीरे होश आ रहा है, तब पंडित जी ने अमित के हाथ में कुछ फूल और भोग का प्रसाद थमाते हुए कहा कि तू खुद जा और जाकर बजरंगबली को ये पुष्प और भोग अर्पित कर। अमित ने ठीक वैसा ही किया जैसा पंडित जी ने बताया था और पंडित जी ने कहा, अब खुद अपने हाथ से बजरंगबली के चरणों का सिंदूर उठाकर अपने माथे पर तिलक कर बजरंगबली का नाम लेते हुए, और अमित ने फिर वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद अमित अब खुद को अच्छा महसूस कर रहा था,
लेकिन पंडित जी ने कहा, बेटा ये रक्षा सूत्र मैं इसके हाथ में बांध रहा हूँ और गले में ये माला भी पहना रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अभी 3 मंगलवार तुझे अपने पति को यहाँ पर बजरंग बली के यहाँ लेकर आना पड़ेगा और चोला चढ़ाना पड़ेगा। फिर तेरे पति के ज़िंदगी से ऐसी मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। और अमृता ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि पंडित जी ने बताया था। अमित पहले कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में ना तो मानता था और ना ही करता था, लेकिन आज अमित भी अमृता के साथ बजरंग बली के उसी केसरिया रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। और आज उन दोनों पर बजरंग बली की इतनी बड़ी कृपा है कि उनके घर में जो बेटा पैदा हुआ है, आज वो भी बजरंग बली की भक्ति बहुत मन लगाकर करता है। आज वो बेटा सिर्फ 8 साल का है, लेकिन 8 साल में आप चाहे उस बच्चे से सुंदरकांड करवा लो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करवा लो, वो उतने ही मन लगाकर और श्रद्धा के साथ ये सारे पाठ पूरे किया करता है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी पिछली कहानियों को सुनकर उस पर अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, आपके कमेंट्स में आप अपना नाम और आपके शहर का नाम बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट किन किन से और कहाँ कहाँ से मिल रहा है। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं, और चाहे तो हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आप सब से मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।